हेलो एवरीवन। इंश्योर सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 11वां लेक्चर है और शिक्षा का विकास। आज की हेडिंग है शिक्षा का विकास। 1857 की क्रांति के बाद हम सीधे नेशनल मूवमेंट में नहीं आते हैं। 1857 की क्रांति के बाद हम 3 से 4 चीजों को अलग अलग हेड के अंतर्गत पढ़ते हैं और उसके बाद हम आते हैं नेशनल मूवमेंट की तरफ। तो हमने दो हेड पहले लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा है। एक हेड है आपका प्रमुख जनजातियों व किसान विद्रोह, और दूसरा हेड हमने कल देखा था प्रमुख सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, प्रमुख सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। तीसरा हेड हम करने जा रहे हैं शिक्षा का विकास। शिक्षा का विकास भी काफी इंपॉर्टेंट हेड है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, या कह सकते हैं कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं, जो आपका फाउंडेशन है, जो आपका पूरा का पूरा धरातल है आज की शिक्षा प्रणाली का, वो यहीं से गवर्न होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से, उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब बनती है 1858 के बाद से, तो उस समय जो शिक्षा का विकास हुआ है, जो शिक्षा की प्रणाली विकसित हुई है इतने 100 150 सालों की अवधि में, उसी के आधार पे कहीं ना कहीं उसी से इंस्पायर्ड था हमारा प्रथम शिक्षा नीति, जिसको हम आज देखेंगे कैसे भारत की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी विकसित होकर आती है। और उसके बाद जो अभी सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसमें हमारा 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट आया है। तो क्लास 5 तक की शिक्षा, उसके बाद 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल, अभी वो इम्प्लीमेंट होना बचा हुआ है। तो हम देखेंगे किस तरह शिक्षा का विकास, उसका क्रमवार क्या रहा है, कौन कौन से कमीशन बनाए गए हैं, उनके रिकमेंडेशंस क्या हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, और कहीं ना कहीं आज की शिक्षा प्रणाली को या फिर आज की सामाजिक व्यवस्था को समझना हो तो हमें आज के क्लास को अच्छे से समझना चाहिए। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में आता है आपका कि शिक्षा का विकास जब शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या था, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हमारे भारत के शिक्षा के विकास में इंटरेस्टेड थे, या फिर उनकी एक डिमांड थी, एक नीड थी। तो हम देखते हैं जब आप 1781 में जब आप देखें कि कलकत्ता में मदरसा की स्थापना होती है, तो उसका पर्पस क्या है। 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना होती है, और 1791 में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की संस्कृत कॉलेज की स्थापना होती है बनारस में। दोस्तों, 1791 में एक संस्कृत कॉलेज बनारस में खुलता है, और 1781 में मदरसा खुलता है आपका कहाँ, कलकत्ता में। और इन दोनों का जो मेन पर्पस था वो यह था कि यहाँ के लोकल जो रूलर्स थे, जो लोकल व्यापारी थे, उनसे व्यापार करने के लिए, उनसे उनका प्रशासन चलाने के लिए उनको कुछ पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत थी, जो उनके लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में काम कर सकें, निम्नतर प्रशासनिक व्यवस्था में काम कर सकें। एक तरह समझ लीजिए आज की तारीख में लोअर पीसीएस का पोस्ट था, वो सब लोअर पीसीएस का पोस्ट था। तो उस समय के अनुसार जो उनकी नीड थी कि एक दुभाषिया रहे, जो यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के कोड्स, यहाँ के जो लॉज हैं वो भी जाने, और साथ ही साथ उनका ट्रांसलेशन कर सके उनकी भाषा में, अंग्रेजों को वहाँ उनकी भाषा में समझा सकें। तो एक दुभाषीय की एक जो पूरी की पूरी फौज थी वो तैयार करना चाह रहे थे वो, इस एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेज में होता है, कोई एजुकेशन पॉलिसी इनके पास, फॉर्मल एजुकेशन पॉलिसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई औपचारिक शिक्षा नीति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपली वो एक मदरसा की स्थापना करते हैं 1781 में, और इस स्थापना को करते कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स करते हैं 1781 में कलकत्ता में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मदरसे की स्थापना करते हैं। इससे पढ़ाई किस चीज की होती है, फारसी, जो उस समय के मुगल दरबार का की लैंग्वेज थी, अरबी, और मुस्लिम कानून, जो उस समय मुस्लिम रूलर्स थे, मुगल रूलर्स थे, तो मुस्लिम कानून को पढ़ाया जाता था, ताकि वहाँ से जो लोग पढ़ के निकलें वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकें, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुस्लिम कानून या यहाँ के जो लोकल कानून है उसके बारे में उन्हें बता सकें। तो मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था, और इसके जो स्नातक यहाँ से जो पढ़ के निकलते थे वो ब्रिटिश राज में दुभाषीय बनते थे, इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर बनते थे। और उसी तरह हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट को समझने के लिए, हिंदू लॉज को समझने के लिए, उन्होंने बनारस में एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे
जोनाथन डंकन, इनका नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस नाम को आप नोट डाउन कर सकते हैं, जोनाथन डंकन, जिनके प्रयत्नों से क्या हुआ, बनारस में 1791 में, 10 साल के बाद 1791 में संस्कृत, पहला फर्स्ट संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य क्या था, हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन करना। हिंदुओं के धर्म जो एंशियंट हमारे स्क्रिप्चर्स थे उनका अनुवाद देखेंगे हम कैसे होना स्टार्ट हो गया, फिर साहित्य जो एंशियंट लिटरेचर्स थे, और फिर कानून, मनुस्मृति जो कोड ऑफ कंडक्ट था, जो आपका कानून था, हिंदू लॉ जिसको कहते हैं, फर्स्ट हिंदू लॉ, तो मनुस्मृति, उनका अनुवाद होना स्टार्ट हो गया। तो इनका पर्पस था कि यहाँ के हिंदू और मुस्लिम दो जो मेन सेगमेंट था सोसाइटी का, उनके लॉज को समझना और उसके लॉज को समझने वाले लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में दुभाषी के रूप में नियुक्त करना। इसी कड़ी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, पेरिस में एक रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होती है, उसकी सदस्यता मिलती है माइकल मधुसूदन दत्त को मिलती है। पेरिस की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के समय में होती है, तो हम देखेंगे ही, लेकिन जो पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसमें पूछा गया क्वेश्चन कि किनको उनकी सदस्यता मिलती है, तो ये नाम याद रखिए आप, माइकल मधुसूदन दत्त। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में, उसी वारेन हेस्टिंग्स के काल में क्या हो रहा है, चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का फर्स्ट ट्रांसलेशन किया है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने, और जिसकी प्रस्तावना स्वयं, और इसकी जो प्रस्तावना है वो स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी है। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के भगवत गीता का अनुवाद जो इंग्लिश अनुवाद होता है उसकी प्रस्तावना लिखी है किसने, वारेन हेस्टिंग्स ने। अभी आप जाते रहते होंगे कई बार दिल्ली में जो तैयारी कर रहे होंगे या अन्य शहरों में, महत्वपूर्ण शहरों में, कई सेंटर्स पे आपको इस्कॉन की गीता मिल जाएगी, इस्कॉन की भगवत गीता मिलती है, कई लोग देते हैं, उनके जो डिवोटी हैं वो वहाँ बांटते रहते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। उनका उसका भगवत गीता का आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ट्रांसलेशन होता है, दोनों में व्याख्या होती है इसकी। तो अब तो काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन जो पहली व्याख्या, पहला ट्रांसलेशन हुआ था वो हुआ था चार्ल्स विल्किंस के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के काल में, और इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। इसी क्रम में सर विलियम जोन्स, ये क्या है, सर विलियम जोन्स का नाम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय, आपको याद होगा 1773 के समय जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, तो इसके जज थे, इसके न्यायाधीश थे कौन, सर विलियम जोन्स। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में इनको नियुक्त किया गया था, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट कहते थे उस समय इसको। और इनकी प्रेरणा से ही 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और जो पेरिस एशियाटिक सोसाइटी थी उसके मेंबर कौन थे, माइकल मधुसूदन दत्त। 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके चार्टर अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया, प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, किस चार्टर एक्ट के अधिनियम के थ्रू ये व्यवस्था की गई थी। और इसी कड़ी में हमने कल पढ़ा भी था राजा राम मोहन राय के बारे में। तो राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के, जो आपके वेस्टर्न एजुकेशन था उसके बड़े पक्षधर थे, उसको बड़ा सपोर्ट करते थे, उसके प्रचारक थे, बड़े प्रचारक थे। इन्होंने 1817 में, राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, किन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने। और किनके प्रयासों से, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर के साथ और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में कलकत्ता में। तो ये सब फैक्ट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर फिर उसके बाद कुछ समय बाद एक भाषा संबंधी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कि किस भाषा में हमें एजुकेशन को इम्पार्ट करना है, जो लॉजिकल, जो आपके तर्क पे, जो विज्ञान पे आधारित ज्ञान है, जो वेस्टर्न एजुकेशन से निकल के आ रहा है, तो उसको यहाँ पे किस भाषा में हम प्रोपेगेट करें, इंडिया में किस भाषा में उसको लोगों तक पहुँचाएं। तो इसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था। तो विलियम बेंटिंग 1833 में, इनके समय में ही काफ़ी कुछ हुआ था, बाद में फिर 33 के एक्ट में इनका नाम परिवर्तन होता है। आप लोग बताइएगा कि विलियम बेंटिंग 1833 के बाद
क्या कहे जाने लगे थे, इनका क्या हो गया था, गवर्नर जनरल थे या गवर्नर हो गए थे, और गवर्नर जनरल थे तो क्या थे, इंडिया के थे या बंगाल के थे, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। विलियम बेंटिंक का क्या कार्यकाल, और इनका 33 के बाद इनका नाम क्या हो गया था, इनका पदनाम क्या हो गया था, रैंक क्या हो गया था। ठीक है। तो विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, इसी भाषा संबंधी विवाद पर अपना उसको रेक्टिफाई करने के लिए अपने काउंसिल के विधि सदस्य, एक लॉ मेंबर थे इनके काउंसिल के, लॉर्ड मैकाले, आपने नाम सुना होगा, कई बार डिबेट में आजकल इनका नाम आता है कि मैकाले पुत्रों कहा जाता है, जो आधुनिक शिक्षा या जो वेस्टर्न या लिबरल अप्रोच या थॉट को प्रमोट करते हैं उनको मैकाले पुत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, कई बार क्रिटिसाइज के रूप में। आप अगर देखते होंगे आज के समाचार चैनलों को, तो लॉर्ड मैकाले यही थे, लॉर्ड मैकाले जिसको मैकाले पुत्रों कहते हैं। तो लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया। लोक शिक्षा समिति, पब्लिक एजुकेशन कमेटी, पीईसी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। ये कौन थे, ये थे लॉ मेंबर थे, विधि सदस्य थे विलियम बेंटिंग के अपने काउंसिल में। ठीक है। और मैकाले ने फिर भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। मैकाले ने भारत में जो वेस्टर्न एजुकेशन था उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था, अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। तो उस समय एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी चली थी, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम था द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसका इसको हिंदी में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि समाज के अभिजात्य वर्ग को, समाज का जो प्रथम श्रेणी का वर्ग है, जो एलिट क्लास है, उसको आप, अपर क्लास को आप एजुकेशन दे दो, क्वालिटी एजुकेशन दे दो। धीरे धीरे उन्हीं के द्वारा ये रिश्ते रिश्ते टपकते टपकते जो नॉर्मल लोग हैं, जो साधारण सर्वसाधारण जो बुर्जुआ वर्ग है, उन तक ये पहुंच जाएगा, उन तक ये इसका इफेक्ट पहुंच जाएगा। आप लोग इकोनॉमी में पढ़े ही होंगे पंचवर्षीय योजना, तो उसमें सेकंड जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें एक ट्रिकल डाउन थ्योरी आता है, आप लोग पढ़ेंगे ट्रिकल डाउन थ्योरी। उसमें था कि आपको हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योगों को का विकास करना था, जिसमें से कि अगर उसको विकास करते करते इतना विकास कर देना हैवी इंडस्ट्री में ही कि उसका इफेक्ट अन्य उद्योगों पे भी पड़े और वो उद्योग भी विकसित हों। तो यही है कि किसी एक पार्ट को आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर लो और उसका इम्पैक्ट अन्य सारे पार्ट्स पे भी होने लगे, इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं, या द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, या हिंदी में इसको अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, क्वालिटी एजुकेशन दे दी जाए, और इस वर्ग से छन छन करके शिक्षा का असर जन सामान्य जो पब्लिक एट लार्ज है उन तक पहुंच जाएगा। ये था इसका सिद्धांत। तो ये पूछा जाता है कि अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किनके टाइम पे आया था, तो लॉर्ड मैकाले के टाइम पे आया था, और इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो यही था इसका कॉन्सेप्ट कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दिया जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली आज भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मैकाले की शिक्षा नीति, जो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी, वो कहीं ना कहीं आज की शिक्षा पद्धति को प्रभावित कर रही है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किन्होंने रखी थी, 1835 में। 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र मिनट से पड़ी थी, स्मरण पत्र मिनट से पड़ी थी। ठीक है। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि मैकाले जो था वो इंडिया के जो अरबी फारसी या फिर जो संस्कृत के जो ग्रंथ थे, जो पुस्तकें, प्राचीन पुस्तकें थी, जो दर्शन था, उसको बड़ा न्यून और निम्न समझता था। तो उसके बड़े एक फेमस उसका स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि उसको कहना था कि समस्त अरबी और संस्कृत भाषा के समस्त पुस्तकों को का ज्ञान एक तरफ, और ब्रिटेन के किसी एक लाइब्रेरी के एक रैक में पड़े हुए किताब में ज्ञान का जो ज्ञान है वो एक तरफ, वो बराबर है। तो इस तरह की इसकी सोच थी। वही है कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेंस में भी कई बार इसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है। इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, मैकाले का स्टेटमेंट था। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना पूर्वाग्रह था इसका, अपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कितना ज्यादा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में, जबकि हम देखते हैं कल हमने देखा था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो एनी बेसेंट हैं, मैडम ब्लावत्स्की थे हैं, और ये सब यूरोपियन है, और सर आर्कॉट भी हैं,
ये सब लोग भारत के जो ओरिएंटल फिलॉसफी है, प्राच्यवादी हैं ये लोग, ये यहाँ के देसी जो भाषा है, जो आपकी जो सांस्कृतिक भाषा है, जो प्राचीन भाषा है, यहाँ की जो प्राचीन साहित्य है, जो प्राचीन दर्शन है, उसमें काफ़ी विश्वास था उनका, विशेषकर हिंदू, बुद्ध और पारसी, इन तीनों के जो धर्म ग्रंथ थे उनमें उनका काफ़ी विश्वास था। वो कर्म के सिद्धांत को मानते थे, आत्मा की अमरता के सिद्धांत को मानते थे। वो सभी यूरोपियन थे। तो यही है कि इतना ज़्यादा इनका लॉर्ड मैकाले का अपना सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, बट स्टिल एट द सेम टाइम ए सोसाइटी ऐसी भी एक चल रही थी जहाँ पे यूरोप के ही लोग भारत के जो पुराने जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो दर्शन थे, उनको रिवाइव करने के लिए, उनको पुनर्जीवित करने के लिए प्रयासरत थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, नेक्स्ट फैक्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में 7 मार्च 1845 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। 1835 में जो मैकाले का प्रस्ताव था उसको मान लिया गया। लॉर्ड विलियम के वेंडिस बेंटिक के शासन काल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेज उच्च शिक्षा का माध्यम किस लैंग्वेज को बनाया गया था? क्या वो वर्नाकुलर लैंग्वेज था? क्या वो स्वदेशी भाषा था? तो नहीं, उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था इंग्लिश को, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। और इसी का प्रतिफल है कि आप देखें कि आज भी कई यूनिवर्सिटीज़ में जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, मेडिकल की पढ़ाई हो गई या फिर आपका इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो गई, ये सारी पढ़ाई आज भी उसके जो टेक्स्ट बुक हैं, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स हैं, ये सब आपको मुख्य रूप से इंग्लिश में ही मिलेगा। तो ये सब इसी शिक्षा पद्धति की देन है। इसी कड़ी में आगे हम देखेंगे उड्स डिस्पैच, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उड्स डिस्पैच, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो उड्स डिस्पैच को 1854 में आया था ये उड्स डिस्पैच। इसके बारे में हम कुछ फैक्ट देखते हैं। अंग्रेजी भाषा मध्य स्तर पर अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा निचले स्तर पर भारतीय भाषा। इसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो लोअर रेंज है, जो आपके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है, वहाँ पे वर्नाकुलर मीडियम में पढ़ाई करवाई जाए। वहाँ पे जो स्वदेशी भाषा है, जो आपके यहाँ के जो कहीं बंगाली है, कहीं हिंदी है, कहीं आपका तमिल है, कहीं मराठा है, कहीं पंजाबी है, तो इन भाषाओं में आपको शुरुआती के प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा स्तर तक ये ज्ञान दिया जाए, इस भाषा में ज्ञान दिया जाए। और जो उच्च शिक्षा है अंग्रेजी भाषा को, उसके ऊपर अंग्रेजी भाषा में ज्ञान दिया जाए। तो शिक्षा के उच्च स्तर पर निरीक्षण के लिए 5 प्रांतों में एक निर्देशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग गठित किया गया था और 1855 ईस्वी में 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग का गठन हुआ। लोक शिक्षा विभाग का गठन हुआ, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का गठन हुआ था उड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशंस के आधार पे। इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय, लंदन यूनिवर्सिटी में कि जो चीज़ें, जो कोर्सेज थे, जो उनके मापदंड थे, उसको उसको फॉलो करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया के कम से कम जो प्रेसिडेंसी शहर हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों में एक एक यूनिवर्सिटी खोला जाए। ये इनके रिकमेंडेशंस थे। तो लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत के प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय के गठन की अनुशंसा की गई थी उस डिस्पैच में। उसके बाद एक घोषणा पत्र में, इस घोषणा पत्र में श्रेणीबद्ध विद्यालयों का नेटवर्क स्थापित करने की बात की गई थी। एक श्रेणीबद्ध विद्यालयों का नेटवर्क स्थापित करने की बात की गई थी, जिसमें सबसे नीचे प्राइमरी स्कूल, जो हम लोग देखते हैं, आज भी देखते हैं, उससे ऊपर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। देखिए आज भी जो हम शिक्षा पद्धति जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो पूर्ण रूपेण उसका जो फाउंडेशन है वो यहीं से लिया गया है। इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। पहले प्राइमरी स्कूल, फिर उसके ऊपर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी। इसी उड्स डिस्पैच में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की भी रिकमेंडेशंस किए गए थे, उनकी अनुशंसा भी की गई थी। तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया था और स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की बात की गई थी। स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की बात की गई थी तथा तकनीकी शिक्षा, तकनीकी मतलब आपका जो प्रोफेशनल या आपका जो
वोकेशनल कोर्स भी कहते हैं, टेक्निकल कोर्स भी कहते हैं, जिसमें आपके इंजीनियरिंग के आपके कॉलेज स्थापित होने शुरू हुए। जैसे आईआईटी रुड़की बना, रुड़की तो अब आईआईटी हुआ है, पहले ये था रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इससे पहले इसका नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो टेक्निकल सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया का यही है, जिसको आज हम आईआईटी रुड़की के नाम से भी जानते हैं। तो तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया, स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की बात की गई, क्योंकि उसी समय हम देखते हैं कि भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा है, जिसमें बहुत सारे जो शिक्षाविद है, जो इंटेलिजेंसिया है, वो इस चीज़ में लगी हुई है कि किस तरह से स्त्री को, विधवा पुनर्विवाह को, इन चीज़ों को हम लाएं, भारत के समाज की मुख्य धारा में लाएं। तो फिर बाद नेक्स्ट है इसका कि शिक्षा के विकास में निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता, ग्रांट्स ग्रांट्स इन एड की पद्धति चलाने की योजना यहीं से आती है। कहते हैं ना, ग्रांट आज भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी है। तो ग्रांट्स का जो अनुदान की सहायता की जो कॉन्सेप्ट था, वो आइडिया यहीं से आया था। निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता, ग्रांट्स इन एड्स की पद्धति चलाने का इन्होंने अनुशंसा किया था। इसी कड़ी में आगे है हंटर शिक्षा आयोग। हंटर शिक्षा आयोग यह आया था 1882-83 में। तो इसका क्या था कि उड्स डिस्पैच के लागू होने के बाद, उनके रिकमेंडेशंस के लागू होने के बाद, उनकी एक समीक्षा के लिए कि उसका क्या असर हुआ भारतीय एजुकेशन पे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे, उसकी समीक्षा करने के लिए और उसमें जो अव्यवस्थाएं थी उसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इसमें कुछ भारतीय सदस्य भी थे और इसका कार्य था तथा सुझाव क्षेत्र केवल प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। इस कमीशन हंटर शिक्षा आयोग जो बना था, इसका कार्य तथा सुझाव क्षेत्र केवल ये कंसंट्रेट कर रहे थे, प्राथमिक, प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा तक ही कंसंट्रेट कर रहे थे। उच्च शिक्षा में इनका कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं था, उस पर इनकी कोई समीक्षा नहीं थी। हाई स्कूल में दो प्रकार की शिक्षा की बात की गई थी इसमें। एक था आपका साहित्यिक शिक्षा, एक था आपका साहित्यिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, में सहायक हो, तथा दूसरी थी व्यावसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा, जिसको कहते हैं वोकेशनल कोर्सेज। इसमें दो तरह की शिक्षा की बात की गई थी, एक साहित्यिक शिक्षा और दूसरा व्यावसायिक वो व्यापारिक शिक्षा होनी चाहिए। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा उसके विकास के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए जो उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषा में हो। इन्होंने भी देखिए जो प्राथमिक, जो प्राइमरी स्कूल की जो पढ़ाई थी उसको स्थानीय भाषाओं में या वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए अनुशंसा की थी। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बड़ौदा आपका था, बड़ौदा महाराज थे, साहू जी महाराज। तो बड़ौदा प्रथम राज्य था, 1906 में बड़ौदा प्रथम राज्य था जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को लागू किया। बड़ौदा प्रथम राज्य था जिसने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को लागू किया। कब किया था? 1906 में किया था। और चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है इसी में कि थॉमस रैले कमीशन बना था बाद में। थॉमस रैले कमीशन बना था 1902 में, 1902 में थॉमस रैले के अधीन, ये एक अंग्रेज शिक्षाविद थे, इनके अधीन एक आयोग का गठन किया गया था। इसमें दो भारतीय नाम थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये दोनों भी इस कमेटी के सदस्य थे और इसका फोकस था उच्च शिक्षा में। इस आयोग का कार्यक्षेत्र केवल क्या था? उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय तक। तो इसके पहले हमने देखा हंटर कमीशन। हंटर कमीशन लास्ट स्लाइड में देखा था, ये था आपका प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर इसका फोकस था। और नेक्स्ट है आपका थॉमस रैले आयोग, इसका फोकस था, ये 1902 में बना था। इसमें दो इंडियन मेंबर भी थे। इनका फोकस था किसमें? उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन तथा यूनिवर्सिटीज में। और इन्हीं के रिकमेंडेशंस पे, इसी कमेटी के रिपोर्ट और इसी की कमेटी के अनुशंसा के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था। विश्वविद्यालयों के प्रॉपर संचालन के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम, यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट है दोस्तों सैडलर आयोग। इससे भी क्वेश्चन आता है, सैडलर आयोग, ये 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। 1917 ईस्वी में सर सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग में डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी तथा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद नामक दो भारतीयों को सदस्य बनाया गया था। इसमें भी दो भारतीय सदस्य थे।
एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। इस आयोग का जो सुझाव था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा पर भी अपने सुझाव दिए थे। इसका सुझाव था कि इंटर परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य की विभाजक रेखा माननी चाहिए। इंटर परीक्षा को माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य की विभाजक रेखा माननी चाहिए, अर्थात 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा का सुझाव लाया गया था। इसलिए कई बार आप देखेंगे जो पुराने स्कूल होते थे उनको 10+2 का मॉडल भी कहते थे। 10+2 जैसे SKM+2 हाई स्कूल ऐसा था। हाई स्कूल 10 तक होता था लेकिन उसको +2 कर देते थे कि 12 वर्षीय एजुकेशन मॉडल का जो कॉन्सेप्ट था, तो +2 करके उसका नाम लिखा जाता था पहले कई पुराने स्कूल्स का। आप देखेंगे इस चीज़ को। इन्होंने माना था कि जो इंटरमीडिएट की पढ़ाई है, जो +2 की पढ़ाई है, 12वीं की पढ़ाई, वो कॉलेज और स्कूली शिक्षा के बीच की एक विभाजक रेखा है, एक थिन लाइन है। इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड वो इंटरमीडिएट बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था। सैडलर आयोग ने ही बोर्ड का सुझाव दिया था, हाई स्कूल बोर्ड। जैसे आप देखते हैं यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, स्टेट बोर्ड इसको कहते हैं। तो प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल बोर्ड वो इंटरमीडिएट बोर्ड अलग से स्थापित करने की सुझाव दी थी। स्नातक की उपाधि 3 वर्ष की शिक्षावधि के लिए निश्चित की गई थी। स्नातक की उपाधि अभी भी जो नॉर्मल स्नातक है उसकी शिक्षा की अवधि 3 वर्षों की है, चाहे बीए ले लें या बीबीए ले लें या बीकॉम ले लें या बीएससी ले लें, तो इनकी बीसीए ले लें, इनकी शिक्षा की अवधि 3 वर्ष है। जो टेक्निकल है उनके 4 वर्ष भी है, किसी किसी के 4.5 वर्ष का भी शिक्षा अवधि है, परंतु जो नॉर्मल स्नातक की उपाधि थी वो 3 वर्ष की थी। और पास तथा ऑनर्स पाठ्यक्रम कराने का भी सुझाव था। तो ये सारे सैडलर आयोग के रिकमेंडेशंस हैं जो आज तक देखिए एज इट इज हम लोग इसको देखते हैं। अपने जो कंटेम्प्रेरी जो तत्कालीन हमारा चल रहा है अभी समसामयिक रूप में जो कॉलेज में व्यवस्था चल रही है, वो देखिए आप यहीं से सब उठाया गया है। इस कमीशन के सुझावों के अनुरूप 1922 तक 6 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। देश के अलग अलग क्षेत्रों में, पटना में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, हैदराबाद में, इस तरह से ढाका में 6 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। 1920 ईस्वी में जो अलीगढ़ अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा इसकी स्थापना किन्होंने की थी और कब की थी। हमने लास्ट क्लास में किया इसको, तो आप लोग कमेंट बताइएगा। इसी का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था परिवर्तित करके। तो ये सब सारे रिकमेंडेशंस थे सैडलर आयोग के। नेक्स्ट है आपका हार्टोग कमीशन। हार्टोग, ये कुछ कुछ छोटे छोटे कमीशन हैं, इनका नाम याद रखिए और उनके एक दो पॉइंट्स जो उन्होंने रिकमेंड किए थे उनको याद रख लीजिए। इससे आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। 1929 में हार्टोग कमीशन का गठन शिक्षा व्यवस्था में आई गिरावट का अध्ययन करने के लिए किया गया था। जो शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही थी तो उसमें जो भी एक तरह से समीक्षा कर सकते हैं कि समीक्षा के रूप में इस कमीशन का गठन किया गया था। इसने शिक्षण संस्थाओं में अनियंत्रित विस्तार पर नियंत्रण की बात उठाई। जैसे आज आप लोग सुनते होंगे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज बीच में खुल गए थे, आज से 10-15 साल पर पहले जाएंगे तो एकाएक भारत में बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए थे, बहुत सारे बीसीए, एमबीए, बीबीए कॉलेज खुल गए थे। तो उसमें इतने ज़्यादा कॉलेज खुलने के कारण हुआ क्या था कि क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे, पर बच्चे सारे डिग्री लेके निकल रहे थे। आज से 15-20 साल पहले की अगर बात की जाए तो 20 साल पहले तो बीटेक की डिग्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री मानी जाती थी। लेकिन 2002-3 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हजारों की संख्या में खुल गए और इससे एजुकेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो कुछ उस समय भी इस तरह की घटनाएं हुई थी कि शिक्षण संस्थानों के अनियंत्रित प्रसार, अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन होते जा रहा है। रोज नए नए स्कूल खुल रहे हैं जिसमें क्वालिटी का कोई इंश्योर करने वाली कोई कोई पैरामीटर नहीं है। तो इस पे नियंत्रण करने के लिए, इसको रेगुलेट करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। माध्यमिक शिक्षा के विषय में हार्टोग आयोग का मत था कि मैट्रिक की परीक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा बड़ी संख्या में विद्यार्थी इसे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने का माध्यम समझते हैं। आयोग का मत था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को महाविद्यालयीय शिक्षा प्राप्त करने से रोका जाना चाहिए। आयोग का मत था क्या कि रूरल बैकग्राउंड के जो बच्चे आते हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, उनको कॉलेज एजुकेशन में प्रवेश पाने के लिए रोका जाना चाहिए।
तो मैट्रिक की परीक्षा पे बच्चे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, तो उसको इतना टफ बना दो, उसको इतना कठिन बना दो कि लोग उस फिल्टर को पार ही ना कर पाएं और फिर महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो योग्य ही ना हो पाए। तो इसके स्थान पर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा या औद्योगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये थे कुछ हार्टो कमीशन के रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट है वर्धा योजना। महात्मा गांधी का जो एक बहुत ही फेमस वर्धा योजना था, इसको हम देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे मेंस में भी क्वेश्चंस आता है। तो 1937 ईस्वी में वर्धा योजना लाई गई थी। गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे गए अनेक लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में कांग्रेस द्वारा द्वारा आयोजित वर्धा में आपका कांग्रेस द्वारा आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत जो विचार थी, जो योजना था, उसको मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें कहीं ना कहीं गांधीयन आइडियोलॉजी या गांधीयन फिलॉसफी को बेस में रख के, कोर में रख करके इस योजना को लाया गया था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादक कार्य। वो जो इंडियन इकोनॉमी जो बहुत प्रभावित हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके उस तरह के जो डिफ्रेंशिएट करने वाले जो लॉज थे और जो किसानों की जो दुर्दशा हुई थी, तो इस इन चीज़ों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। और यहाँ का जो स्थानीय हस्तशिल्प था, जो हस्तकला उद्योग था, ये सब भी प्रभावित हुआ था। तो इनका था कि मूल रूप से कि हम अपने देश की जो संस्कृति है, जो अपने देश का जो कल्चर है, उसको बचाते हुए और जो अपने लोग हैं जो बहुत बड़े तादाद में बेरोजगार हो गए हैं, उनके जो उनका कौशल है, उनका जो पीढ़ियों से चली आ रही उनके जो कौशल हैं, उनको फोकस में रख करके शिक्षा व्यवस्था को बनाया जाए। इस सम्मेलन के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने इस योजना का ब्यौरा प्रस्तुत किया था और कई शिल्प कार्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए थे। आप देखते हैं बाद में वो चरखा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। चरखा के माध्यम से वो एक सिंबॉलिक एक कनेक्ट स्थापित करना चाहते हैं, संपर्क स्थापित करना चाहते हैं एक लार्ज ऑडियंस से। तो शिल्प कार्यों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करते हैं और ये समिति किनके अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति की अध्यक्षता में। ठीक है। तो वर्धा योजना की जो कुछ सिफारिशें थी, उसमें था कि कक्षा 2 से कक्षा 7 तक के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था तथा कक्षा 8 के बाद अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था। तो 2 से 7 जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नई लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत आती है और इस कारण से कई बार बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसा किया गया कि कक्षा 2 से 7 तक बच्चे अपने स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करें और कक्षा 8 के बाद अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। दूसरा था इसके कुछ सिफारिशों में मूलभूत शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए छात्रों को चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। ये देखिए, चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र से इस योजना को लागू नहीं किया जा सका। जो प्रांतों में, जो प्रोविंसेस में कांग्रेस सरकार बनी थी, तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने पर। तो उनके त्यागपत्र देने के कारण इसकी जो रिकमेंडेशंस थी उसको हम फुलफिल नहीं कर पाए थे। और इस कार्य को स्वतंत्रता के पश्चात जो राष्ट्रीय सरकार जो बनी, जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट बनी, उन्होंने इसको हाथ में लिया और वर्धा की इस बेसिक शिक्षा नीति को, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये वर्धा योजना जो चलाई गई थी, वर्धा की शिक्षा नीति, वर्धा की इस बेसिक शिक्षा नीति को मुस्लिम लीग ने सिरे से नकार दिया था, यह बोल के कि अत्यधिक हिंदू मूल्यों पर ये आधारित है, अत्यधिक हिंदूवादी इसके जो आपके रिकमेंडेशंस हैं वो हिंदूवादी हैं, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग ने नकार दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये दो तीन छोटे छोटे और हैं। एक है सार्जेंट योजना, 1944 में आया था। पहली बार सार्जेंट योजना के तहत पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क वो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया था सार्जेंट योजना के द्वारा। उसके बाद 1948 में राधा कृष्णन समिति, आज़ादी के बाद एक समिति बनी थी राधा कृष्णन समिति, वेरी इंपॉर्टेंट समिति है ये। इसी समिति के रिकमेंडेशन पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना था 1953 में। 1953 में इसी कमेटी के अनुशंसाओं पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आज भी
है यूजीसी, जो हम लोग जानते हैं, वो आज भी एज इट इज है। तो इसी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे गठित हुआ था। नेक्स्ट है 64, 1964 में कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग उस समय के बड़े शिक्षाविद थे कोठारी। इनको काफ़ी यूएस, यूके, अन्य यूरोपीय देशों से जो शिक्षाविद थे उस समय के, वो आए थे। उन्होंने काफ़ी अपना सलाह दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया इसमें, कोठारी आयोग की समीक्षा और उसके जो आपके रिकमेंडेशंस थे उसको लाने में। तो इसने क्या, इसके रिकमेंडेशन, जो मुख्य रिकमेंडेशन था वो था आपका कि सरकार को शिक्षा के सभी प्रक्रमों तथा पक्षों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि एक जनरल जनरल शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी है, तो उसके तैयार करने के लिए, उसका फ्रेमवर्क बनाने के लिए इन्होंने रेकमेंड किया था। और इसी के आधार पर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जाती है कोठारी आयोग के रिकमेंडेशन पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर लें, कभी पूछा सकता है ये क्वेश्चन, तो इसको आप नोट डाउन कर लें इस फैक्ट को। कोठारी आयोग 1964 में रिकमेंडेशन दिए थे एक फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, और 1968 में इसी रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की जाती है। दो तीन और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इसी कड़ी में, वो हैं जैसे मायो कॉलेज अजमेर में है, इसकी स्थापना 1875 में हुई है। आज भी दोस्तों इंडिया के जो बहुत ही चुनिंदा, बहुत ही एलीट क्लास के बच्चे हैं, जो घर के बच्चे हैं, वो इस स्कूल में पढ़ते हैं, मायो स्कूल में, मायो कॉलेज कहते हैं उसको। जैसे आपके देहरादून में आपने नाम सुना होगा वेलहम गर्ल्स, वेलहम बॉयज़, तो वैसे ही मायो कॉलेज है आपका अजमेर में। दूसरा, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी अलीगढ़ में, जिसको बाद में 1920 में इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी लोअर में पूछे जाते हैं या फिर कहीं और भी पूछे जा सकते हैं। तो आर ओ वगैरह के एग्जाम में, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और भारतीय, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया कई बार, कि भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से किसने वकालत की थी, तो वो थे महामना मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय, इनको रिसेंटली अभी भारत रत्न का अवार्ड ही मिला था। आप लोग कमेंट बताइएगा कि इनको भारत रत्न का अवार्ड कब मिला था, किस सन में मिला था मदन मोहन मालवीय को। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इनके ही प्रयत्न के स्वरूप हुआ था। 1919 से 1938 तक, 1919 से 1938 तक ये इसके कुलपति चांसलर रहे थे बीएचयू के, महामना मदन मोहन मालवीय। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पत्र पत्रिकाएं भी थी हिंदी और अंग्रेजी में। हिंदुस्तान था इनका, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्र पत्रिकाएं इन्होंने प्रकाशित की हैं। तो ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं फैक्ट के रूप में। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत में शिक्षा का जो विकास हुआ है, वो कुछ इस क्रमिक विकास का हमने अध्ययन किया है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमीशन हमने देखे, उनके रिकमेंडेशंस को भी हमने देखा, और हमने देखा कि किस तरह से आज की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है आज की, वो भी कहीं ना कहीं से आपके मैकाले की शिक्षा नीति, हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, आपका उर्स डिस्पैच, इनसे बहुत ज़्यादा, इन पे ही आधारित है, इन कमीशंस के रिकमेंडेशंस पर ही आधारित है। तो हमने, आप क्वेश्चन करेंगे आज के क्लास में के जो टॉपिक हैं उनसे जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उसको हम देखते हैं एक करके। पहला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो मैंने बताया था आपको 1781 में, 1781 में, 1781 में स्थापित हुआ था, वार्न हेस्टिंग्स के टाइम पे। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? हमने बताया था आपको एक फैक्ट के रूप में अलग से। ये देखिए पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस 2007 में। कौन थे? माइकल मधुसूदन दत्त। माइकल मधुसूदन दत्त। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि छोटे प्रशासनिक पदों पे, मैंने आपको एग्जाम्पल भी कोट किया था कि एक तरह का लोअर पीसीएस का ये पद क्रिएट किए थे, कि वहाँ पे यहाँ के लोग, जो यहाँ के नॉलेज, यहाँ के जो कानून है, यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, उनको बताएं, उनको उनकी जानकारी लेकर के दुभाषीय काम करने के लिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन में लोअर पदों पे उनको भरें। तो यही राइट आंसर है, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता।
इसलिए उन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रसार स्टार्ट किया था। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, नो। आप देख सकते हैं कि लॉर्ड मैकाले कैसे विचार थे, वो स्टेटमेंट आपको याद ही होगा। भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना, ऐसा कुछ नहीं था। और ये राइट आंसर है, ए। ठीक है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन में किस पर जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है। सैडलर आयोग संबंधित था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, शिक्षा से। नेक्स्ट है आपका, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत मैंने बताया था, ट्रिकल डाउन थ्योरी कह सकते हैं इसको, या डाउनवर्ड मूवमेंट कह सकते हैं इसको। किससे संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं, उसी का इंग्लिश नाम ये भी है, फिल्ट्रेशन थ्योरी भी है। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव नींव 1835 के मैकाले के मिनट्स स्मरण पत्र से पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना इनमें से किन्होंने किया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैंने कल ही बताया था आपको और आज भी मैंने क्लास में बताया, तो आप बताइए डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किन्होंने किया था? डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ, इसको मैंने बताया आपको क्लास में, आज ही बताया, कल ही बताया था। एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1817 में। और कहाँ की थी? कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय ने किया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो धार्मिक शिक्षा के लिए वकालत किन्होंने की थी? महामना मदन मोहन मालवीय ने। महामना मदन मोहन मालवीय ने। इनके प्रयासों से ही बीएचयू की स्थापना होती है और 1919 से लेकर 1938 तक ये इसके कुलपति भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज के क्लास को हमने देखा कि शिक्षा का प्रचार किस तरह से होता है, शिक्षा का प्रसार किस तरह से होता है, और आज भी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कितना ज़्यादा, जो बहुत बड़ा इसका फिलॉसफी है, जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, वो उसी दौरान स्वतंत्रता के पहले जो भारतीय शिक्षा नीति जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे उनसे ही प्रेरित है, उन पर ही आधारित है। तो यहीं पे आज का क्लास हम स्टॉप करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और जो मैंने क्वेश्चंस दिया है उसको आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, पार्टिसिपेट कीजिए इस प्रोसेस में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।